हेलो एवरीवन, होप सो आपको लास्ट वीडियो में जो हमने वेक्टर स्पेस डिस्कस किया था बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने उसमें डेफिनेशन सीखी थी वेक्टर स्पेस की और उनसे रिलेटेड जो उसके अंदर फील्ड का कांसेप्ट यूज होता है वो हमने सीखा था। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम इस वीडियो में वेक्टर स्पेस की एग्जांपल सीखेंगे। तो जो भी थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए आपको दो सेट दिए होंगे V और एक F, जिसमें से जो F है वो क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, और जो V है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको ये प्रूव करना होता है कि V को F से ऑपरेट करने के बाद आपका आंसर V में आना चाहिए। एंड देन बाद में ये चार प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी पड़ती है। देन जाके हम बोलते हैं कि जो हमारा V सेट है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो आइए कुछ अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल आसान सी। V सेट हम लेते हैं R स्क्वायर मतलब R क्रॉस R। इसमें एलिमेंट कैसे होंगे आपके पास, इसमें एलिमेंट्स होने वाले आपको ऑर्डर्ड पेयर में x, y वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हम फील्ड लेने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया, तो दैट मींस आपने क्या करके चलना है कि जो ऑपरेशन है V वाला प्लस यूजुअल प्लस लेके चलना है, और F के अंदर ये जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है ये अपनी अपनी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन यूजुअल एडिशन है। अब पहली बात तो ये देखने वाली है कि R स्क्वायर में यूजुअल एडिशन होता कैसे। बड़ा आसान है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप जोड़ना चाहते हैं x डैश y डैश, तो वो जुड़ेगा पॉइंट वाइज कि पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ेगा, ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ेगा। तो एडिशन होनी है ऐसे R स्क्वायर के अंदर। और क्योंकि हमें जो तीसरा पॉइंट प्रूव करना है उसके लिए या तो कई बार ये आपको डिफाइन किया होता है कि V को F से ऑपरेट करना है तो किस तरह से ऑपरेट करना है, अगर नहीं दिया तो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन लेके चलना होता है। सिंस यहाँ पे मैंने कोई भी डिफाइन नहीं किया हो तो इसमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा कि यहाँ वाले F के एलिमेंट्स को V के एलिमेंट्स के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, यूजुअली कैसे होता है वो कि x, y है, इसको किसी स्केलर c के साथ ऑपरेट करना तो कैसा होगा cx cy। तो मान लो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है r स्क्वायर के ऊपर और r, तो एडिशन हमेशा यूजुअल एडिशन यही रहेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे रहेगा। तो अंडर दीज ऑपरेशन हमें बताना है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस सेट को एबिलियन ग्रुप प्रूव करना। तो एबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारा सबसे पहला कांसेप्ट होता है क्लोजर प्रूव करना कि इसके अंदर क्लोजर है या नहीं। तो देखते हैं, कोई भी R स्क्वायर के अंदर दो एलिमेंट्स पकड़ोगे, जैसे एक आपने एलिमेंट पकड़ा xy, दूसरा एलिमेंट आपने पकड़ा x डैश y डैश, तो उन दोनों को जोड़ना चाहते हो तो चेक करना कि क्या आपका आंसर वापस R स्क्वायर में आएगा नहीं आएगा। प्रोवाइडेड xy आपका R स्क्वायर का एलिमेंट है, दैट मींस x और y रियल नंबर है। सिमिलरली x डैश y डैश भी आपकी रियल नंबर है। तो जोड़ने का तरीका तो यही वाला है, डिफाइन किया हुआ है। तो जब हम ऐसे जोड़ेंगे तो जो भी आंसर आपका दिखाई दे रहा है रियल नंबर, तो दो रियल नंबर का सम अगेन रियल नंबर, मतलब ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, तो रियल नंबर का ऑर्डर पेयर बन गया। दैट मींस ये हमारे V में जा रहा है। सो दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो तीन एलिमेंट अगर हम देखें x y x डैश y डैश प्लस x डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, तो पहले हम यहां से इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जब जोड़ोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो कैसा आएगा, वो जवाब आने वाला है आपका x प्लस x डैश y प्लस y डैश। ठीक है, और प्लस फिर इसको लास्ट वाले एलिमेंट के साथ जोड़ना, और जोड़ना कैसे है, वही पॉइंट वाइज। तो जब आप जोड़ोगे पॉइंट वाइज तो क्या आंसर आने वाला आपके पास, x प्लस x डैश प्लस x डबल डैश, फिर y प्लस y डैश प्लस y डबल डैश। तो इसका मतलब जब आपने पहले इन दोनों को जोड़ा और फिर बाद में इसको जोड़ा तो आपका जवाब ये निकल के आएगा। पर अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम यहां से पहले इन दोनों को जोड़े फिर इसमें जोड़े तो क्या आंसर आएगा, वो मैं दूसरी तरफ कर रहा हूं यहां पे। तो क्या बनेगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, x डैश प्लस x डबल डैश y डैश प्लस y डबल डैश। तो ये बन गया। प्लस में आपने x y जोड़ा, तो जब आप यहां जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास, x प्लस x डैश प्लस x ट्रिपल डैश डबल डैश y प्लस y डैश प्लस y डबल डैश, व्हिच मींस आपके पास ये दोनों जवाब सेम आ रहे हैं। इट मींस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। समझ गए आपके? ठीक है, अब अगला आइडेंटिटी।
कि अगर हम कोई भी टपल उठाएं x y में से, तो उसमें ऐसा क्या टपल जोड़ें कि आपका आंसर वापस x, y ही आए। दैट इज 0,0 0,0। यस, इसमें जब ये जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, x प्लस 0, x प्लस 0 इज अगेन x, y प्लस 0 इज y। तो दैट मींस आपके पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी वाला काम कर रहा है वो काम कर रहा है 0,0, और जो 0,0 एलिमेंट है वो हमारे आर स्क्वायर में है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर ही है। दैट मींस इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनवर्स की, तो इस x y में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका आंसर आइडेंटिटी आए 0,0, तो वो जो आंसर होगा वो होगा -x-, और ये वाला एलिमेंट भी हमारा इसमें है, क्योंकि x और y रियल नंबर है, तो -x - y भी तो रियल नंबर है, वो भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जब ये जोड़ोगे तो आपका 0,0 आंसर आना। दैट मींस इनवर्सेस भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। मोरओवर अगर आप इसको उल्टा भी जोड़ दोगे तब भी 0,0 आना है। दैट मींस इसके अंदर एडिटिव इनवर्सेस भी हैं। एंड मोरओवर आप ये जो देख रहे हो एडिटिव एडिशन जो हम कर रहे हैं वो कम्यूटेटिव भी है। आप चाहे पहले इसको जोड़ के फिर इसमें जोड़ो, यही सेम आंसर आना, या उल्टा करके जोड़ो, आंसर सेम ही आना। दैट मींस इट इज अ कम्यूटेटिव लॉ आल्सो, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव ऑपरेशन आल्सो। तो दैट मींस ये जो V है आपका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप तो पक्का बन गया है, मतलब पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया, हमने 5 प्रॉपर्टीज तो प्रूव कर दी है, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंट होता था F को फील्ड। ये वैसे ही दिख रहा है रियल नंबर वाला सेट जो है, हमने कल भी अब सेकंड पॉइंट देखो क्या दिया आपको, फील्ड दिया हुआ है। तो रियल नंबर फील्ड होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, जब हमने फील्ड की डेफिनेशन सीखी थी, तो मैंने वहां पे बताया था जो रियल नंबर है वो फील्ड होती है। सो रियल नंबर इज अ फील्ड। बेसिकली आपको फील्ड प्रूव करने के लिए 3 शॉर्ट पॉइंट्स बताए थे कि अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों चीजें होल्ड करती है, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या v को f से ऑपरेट करने पे v में आंसर आ रहा है, और हमने जो ऑपरेशन लिया हुआ वो सिंपली जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी v का एलिमेंट पकड़ो x, y, और कोई भी स्केलर पकड़ो तो ऑपरेट कैसे हो रहा है, जस्ट c अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंस c इज आल्सो रियल नंबर, x इज आल्सो रियल नंबर, y इज आल्सो रियल नंबर, तो cx इज अगेन अ रियल नंबर, क्योंकि रियल को रियल से करोगे तो रियल भी आएगा। c इज अगेन रियल नंबर, जब वो y से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी रियल नंबर आएगा। दैट मींस ये भी जो आंसर आ रहा है वो r क्रॉस r का ही तो आ रहा है। इट मींस v को f से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका आंसर b में ही आ रहा है। बस ये चीजें आपने लिखनी है अलग से कि हमने कोई भी एलिमेंट पकड़ा c, कोई भी एलिमेंट पकड़ा x, y, ये हमें डिफाइन किया होगा कि cx, cy है ना, वो भी तो r स्क्वायर का ही एलिमेंट है। व्हिच मींस यहां से ये प्रूव होगा कि हमारा ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि v को हमने f से ऑपरेट किया तो आपका आंसर v में ही आएगा। समझ आए आपने? ठीक है। अब रह गई ये प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी तो इसका मतलब आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि v1 प्लस v2 को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो वो अल्फा अलग अलग मल्टीप्लाई होकर जोड़ दें तो जवाब सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, अभी जो v1 v2 एलिमेंट है वो v के एलिमेंट है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, v1 हम लेते हैं x1 y1 और v2 लेते हैं x2 y2। इन दोनों को जोड़ना, फिर हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, c नाम देते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि इसका आंसर आना चाहिए v1 अल्फा प्लस v1 इनटू अल्फा इनटू c प्लस x2 y2 इनटू c, आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, पहले x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 इनटू c, फिर c सिंपली अंदर मल्टीप्लाई क्योंकि हमें दिया हुआ है cx cy बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, cx1 प्लस x2 कोमा c y1 प्लस y2 बन जाएगा आपके, ठीक है। वो फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे c यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, क्योंकि कॉम्बिनेटिव होता है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, चाहे आप c पीछे से मल्टीप्लाई कर लो चाहे आगे से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर अब ये जो c है वो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो हम ब्रैकेट सिंपली ओपन कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करते हैं, क्योंकि रियल नंबर फील्ड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cx1 प्लस cx2 cy1 cy2, ये बन गया बस। मतलब इसको सॉल्व करते ये चीज बन गया। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये करते करते ये भी बन गया तो इसका दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, ये करके देखते हैं। अब इक्वल का साइन डालते, क्या बनेगा, ये cx1 cy1, ये बनेगा cx2
cy2, ठीक है। फिर एडिशन जो है वो तो बिल्कुल यूजुअल है, पहला कोऑर्डिनेट पहले के साथ जुड़ेगा तो cx1 प्लस cx2 कॉमा cy1 प्लस cy2। फिर आप c कॉमन निकाल लो, यहाँ से c कॉमन निकाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ से प्रूव होगा कि हाँ ये दोनों बातें बराबर है, इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो चुका है। समझ गए आपने? ऐसे अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 into v, that means x comma y, that should be equal to the alpha 1 into v plus alpha 2 into v। तो करके देखते हैं इसको, क्या मतलब बनेगा। पहले अंदर जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 y, ठीक है। अब रियल नंबर है अंदर, रियल नंबर में अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करता ही है, क्या बन गया अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x अल्फा 1y प्लस अल्फा 2y, ये बन गया आपके पास, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसको लिख सकते हैं हम उल्टे, इसी स्टेप्स में उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कि प्लस में लिखो तो उल्टा करके देखो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा अल्फा 1x अल्फा 1y, ठीक है। और यहां से बन जाएगा प्लस अल्फा 2x अल्फा 2y। अब इसी का उल्टा स्टेप कर दो, c कॉमन करके बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा अल्फा 1x y प्लस अल्फा 2x y। इससे क्या पता चला हमारा, ये पॉइंट प्रूव होगा कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 into v is equal to अल्फा 1 into v प्लस अल्फा 2 into v। दैट मींस हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव हो गया, ये वाला यहां से प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब रह गया आगे अल्फा 1 into अल्फा 2 into v करोगे तो अल्फा 1 into अल्फा 2 into v आएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये मैं यहां से रब कर देता हूं। सो अल्फा 1 into अल्फा 2 into v है हमारा x, y। तो पहले तो यही सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू एक्स कोमा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 y, ये बन गया आपके पास। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये आंसर बन जाए अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू v। तो हम एक काम करते हैं, वहां से वही चीज पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले वो चीज सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू एक्स कोमा y। तो सिंपली ये जो सॉल्व करोगे तो पहले क्या आएगा अल्फा 1 इंटू, पहले अंदर जाएगा अल्फा 2x अल्फा 2y, फिर अल्फा 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फा 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2x अल्फा 1 अल्फा 2x। तो बिल्कुल बराबर जा रहा है, बेसिकली वो प्रोडक्ट का साइन है बीच में जो डॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी बराबर आ रहा है। दैट मींस आपका तीसरा पॉइंट भी ठीक रहेगा, ठीक है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 into x y करोगे, ये आखिरी पॉइंट है। तो सिंपली दिखाई दे रहा है, अंदर जाएगा तो 1 into x plus 1 into y बनेगा, जो कि आपको क्या बना के देगा x into y। तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो रहा है कि 1 into v करो तो v आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ठीक होगा। अभी सारे ही पॉइंट्स प्रूव हो चुके हैं। दैट मींस r square over r is a vector space, r square over r is a vector space। So hope so आपको ये वाली एग्जांपल बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट अगर मैं बाय चांस यहां पे देता r स्क्वायर सेट है, फील्ड r है, एडिशन इसी तरीके से डिफाइंड है, बस थोड़ी सी चेंजेस ये कर देता मैं कि यहां जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, दैट इज cx, 0। अब ध्यान रखना ये यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है, ये मैंने डिफाइन करके दे दिया, तो आपने पूरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग चलाना है, ठीक है। कि होना क्या है cx पर दूसरा कोऑर्डिनेट 0 बना देना। तो वही बात, सबसे पहला आपका काम होगा एडिशन बिलियन ग्रुप। तो एडिशन बिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए तो सिर्फ आपको ये वाला ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें इसका यूज नहीं होना। दैट मींस हमने प्रूव कर लिया कि हां ये एडिशन बिलियन ग्रुप तो है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होना, चेंजेस सिर्फ यहां पे इसी वजह से कर रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो एडिशन आपका बिलियन ग्रुप है, ये फील्ड है, रियल नंबर फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरा पॉइंट देखो, v को f से ऑपरेट करोगे, v में आंसर आना चाहिए। यस, ये रियल नंबर है, फील्ड का एलिमेंट है, ये v r स्क्वायर का एलिमेंट है। जब ऑपरेट करोगे तो जो भी आंसर आ रहा है, c into x भी तो रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, तो वो आंसर पूरा r स्क्वायर में आ रहा है, मतलब आपका ये वाला पॉइंट भी ठीक है। अब ये चार प्रॉपर्टीज देखनी है। अब अगर आप चारों प्रॉपर्टीज में देखो, लास्ट वाली प्रॉपर्टी आसान है चेक करनी, पहले वो देख लो। वो क्या कहते हैं कि 1 into v करे तो आंसर आपका v आना चाहिए। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं तो 1 into xy करूं तो क्या आंसर आएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन 1 into x, 0 which means x, 0। अभी जो x, 0 है, it is not equal to x, y for all x, y।
विच मींस ये वाली प्रॉपर्टी में गड़बड़ कर रही है, तो दैट मींस एक भी प्रॉपर्टी खराब कर जाए तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। नाउ आर स्क्वायर ओवर आर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, जबकि पहले बन चुका था। तो दैट मींस अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो इसका जवाब डिपेंड करेगा कि आपने ऑपरेशन क्या डिफाइन किए हैं। जैसे अगर मैंने पीछे वाले ऑपरेशन किए तो वेक्टर स्पेस बनेगा, बट अगर मैं ये वाले ऑपरेशन डिफाइन करके देता हूं तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो इसी वजह से जो वेक्टर स्पेस का बोलना हाँ है या नहीं वो डिपेंड करेगा आपने ऑपरेशन क्या डिफाइन किए हुए हैं, और मोरओवर सेट पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर सेट को लेकर बात करें तो ऑपरेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। सो होप सो आपको ये वाली एग्जांपल बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं आर स्क्वायर वाला ही सेट लेके चलता हूं, बट यहां पे फील्ड ले लेता हूं सी, और बिल्कुल यूजुअली काम कर रहा हूं मैं, सारा यूजुअली काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें तो आपके पास चेक करना ये आर स्क्वायर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप तो है, और साथ में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फील्ड भी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये तो फील्ड होती ही होती है, ठीक है। और आपके सिलेबस में ज्यादातर यही तीनों चलेगी, यूज होगी। अब अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी की v को f से ऑपरेट करने पे आंसर v में आना चाहिए, जबकि अगर हम यहां देखें ध्यान से, जैसे मैं 1,0 एलिमेंट लेता हूं और c कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैंने आयटा ले लिया, तो ऑपरेट होगा तो क्या होगा आयटा, 0। अब दिक्कत ये है कि जो ये आंसर आ रहा है ये आ तो टपक दे रहा है, बट आर स्क्वायर में नहीं आ रहा, क्योंकि आर स्क्वायर में आने के लिए रियल कोऑर्डिनेट चाहिए थे, यहां तो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसका मतलब आर स्क्वायर ओवर सी आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो होप सो आपको ये भी एग्जांपल बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। तो आइए अगला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर स्पेस का। होप सो आपको जो पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था आर स्क्वायर ओवर आर, वो वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला एग्जांपल है, सेकंड मोस्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वेक्टर स्पेस की, मैट्रिसिटी, दैट इज द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज ओवर r। और ये m और n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको बराबर रखोगे तो स्क्वायर मैट्रिसेस वाला बन जाएगा, ठीक है। और अगर बराबर नहीं भी होगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वाला बन जाएगा, ठीक है। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। इसमें ये जो ब्रैकेट में r लिखा है इसका मतलब है कि एंट्रीज रियल हैं ओवर r। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है कि यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट को अगर जोड़ना है तो आपको पता है मैट्रिक्स जुड़ती कैसी है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जुड़ती है, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एंट्री के साथ जाके वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको चेक करना कि क्या v आपका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, पहला पॉइंट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अगर आप यहां से कोई भी दो एलिमेंट पकड़ते हो तो क्या उसका सम उसमें आएगा ही नहीं आएगा। सो ठीक है, चेक करते हैं दैट a दैट इज aij m क्रॉस n मैट्रिक्स बिलोंग्स टू v, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, कोमा b, दो मैट्रिक्स है v, वो भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है जो v में बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, v में बिलोंग कर रही है, मतलब दोनों की एंट्रीज रियल एंट्रीज हैं, ध्यान रखना है इस बात का। तो हमें चेक करना है कि a प्लस b करोगे तो आपको पता है ऑपरेट कैसे होंगे ये दोनों, कि इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जुड़ जाएंगी। तो फाइनली यू विल गेट aij प्लस bij। और क्योंकि आपके पास जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ रहा है वो m क्रॉस n आ रहा है, सिंस aij एंड bij आर द रियल नंबर, तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर। तो ये भी तो आपका v में जाएगा बिकॉज aij इज रियल नंबर and bij are real number implies aij plus bij belongs to real number। ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूव होगा कि v is closed under addition, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव तो बहुत आसान है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, a b और c लिखना पड़ेगा। तो एक बार आप पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इसको जोड़ना। तो इसको जोड़ोगे तो यू विल गेट aij m क्रॉस n मैट्रिक्स प्लस जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा bij प्लस cij, m क्रॉस n मैट्रिक्स बन जाएगा ये। वेयर aij bij cij आर द रियल नंबर्स फॉर ऑल ij, ठीक है। तो इसका मतलब अब अंदर अगर आप देखो इसको ये लिख सकते हो, जब आप इसको
इस मैट्रिक्स को इसमें भी जोड़ोगे देन यू विल गेट ओवरऑल aij प्लस bij प्लस cij ओवरऑल m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब ये बन जाएगा ना, अब ये पहली एक मैट्रिक्स थी, ये दूसरी मैट्रिक्स, इनको जोड़ा तो ये वाली मैट्रिक्स बन गई। तो अंदर की एंट्रीज आपको ऐसे दिखाई दे रही है जो कि रियल एंट्रीज है, और रियल एंट्रीज में एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं aij प्लस bij, इसको अलग कर दिया, प्लस cij m क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसको अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं aij प्लस bij m क्रॉस n प्लस cij m क्रॉस n, ये देख सकते हैं। और अब ये क्या बना, दैट इज a प्लस b मैट्रिक्स प्लस c मैट्रिक्स, तो हेंस प्रूव्ड कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम, मैं रब कर देता हूं, होप्स आपने लिख लिया होगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा। आइडेंटिटी, सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या करोगे, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आपको ये देखना है कि हम मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ें कि आपके पास वापस वही सेम आंसर आ जाए। देयर एग्जिस्ट अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इसे कहेंगे हम, या नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसकी सारी एंट्री जीरो होती है, सच दैट कोई भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो आपका आंसर वापस ए ही तो आने वाला है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। तो हेंस प्रूव्ड कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसकी सारी एंट्री जीरो है, जीरो इज अ रियल नंबर, दैट्स व्हाई। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम यहां से उठाएं तो वहां कोई भी एलिमेंट उठाए तो उसके लिए कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, जब हम दोनों को जोड़े तो आपका आंसर जीरो आना चाहिए। सो अगर आप कोई भी कंसीडर करें, लेट a that is aij m cross n belongs to v, so since aij is real number, ये रियल नंबर है तो पक्का माइनस aij एग्जिस्ट करेगा और वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है ना, सो देन b, उसको नाम दे b मत बोलो, माइनस a बोलो, देन माइनस a that is the minus aij m cross n matrix also belongs to V such that a plus minus a करोगे चाहे उल्टा करके कर लो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो मैट्रिक्स फॉर ऑल a belongs to V। इट मींस यहां पे एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड मोर ओवर कम्यूटेटिव लॉ भी है। सो कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करोगे कि आपको ये दिखाना है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो उसको जोड़ेंगे तो पोजीशन इंटरचेंज करने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई भी आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट पकड़ो a और b, b में से बिलोंग करेंगे, तो आप जब a प्लस b करोगे तो आपको पता है a प्लस b विच मींस aij प्लस bij, क्योंकि aij और baij क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं bij प्लस aij, जिसका मतलब क्या हुआ b प्लस है। तो हेंस प्रूव्ड कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, व्हिच मींस आपका जो b है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा पॉइंट एफ फील्ड, वो तो हमें जो r दिया हुआ वो फील्ड ही होती है, ये हमने बोल ही दिया था, रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द फील्ड्स। तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर को v को अगर हम फील्ड के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आंसर आपका v में आना चाहिए, और वो हमने डिफाइन किया हुआ है, वो हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो v का कोई भी एलिमेंट, हमें यही शो करना है कि v को f के साथ ऑपरेट करें तो आंसर आपका v में आना चाहिए। ठीक है, सो लेट a i j m cross n मैट्रिक्स बिलोंग्स टू v एंड कोई भी c जो फील्ड का एलिमेंट है, जो कि हमारा यहाँ रियल नंबर है। तो अगर आप देखो सी ए वो कैसे डिफाइन कर रहा है, दिया हुआ हमें डिफाइन करके सी ए आई जे, ये एलिमेंट भी तो अगर आप ध्यान से देखो v में जा रहा है। व्हाई? बिकॉज c इज रियल नंबर, aij इज रियल नंबर फॉर ऑल ij, इट इंप्लाइज
रियल नंबर को रियल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रियल में जाएगा, दैट्स व्हाई। सो इसका मतलब ये भी v में जा रहा है, तो इसका मतलब v को f के साथ ऑपरेट करोगे v में जा रहा है, तो तीसरा पॉइंट भी आपका प्रूव हो गया। अब रह गई ये प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे पहले मैं ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताता हूं। सो लास्ट वाली प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं 1 into a, सो 1 into a का मतलब क्या होगा, 1 into aij m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो जब ये 1 अंदर जाएगा तो 1 into aij m क्रॉस n, और 1 into aij, क्योंकि रियल नंबर को किसी भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही आ जाएगा aij m क्रॉस n which is equal to a. So it is true for every a belongs to b, which means 1 को v से मल्टीप्लाई किया वापस v आ रहा है, for every v belongs to b, it means फोर्थ प्रॉपर्टी मेरी ठीक हो गई। फिर सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि कोई भी ले लो, लेट्स सपोज अल्फा 1 into अल्फा 2 into a, इसका मतलब हुआ कि अल्फा 1 into अल्फा 2 into a का मतलब aij m क्रॉस n, ठीक है। इसको अंदर ले जा सकता हूं मैं, इसको अंदर लेके जाऊंगा, पहले तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 aij, सिंपली ये मेरे लिए स्केलर्स ही तो है, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 रियल नंबर, तो अल्फा 1 into अल्फा 2 भी रियल नंबर, तो रियल नंबर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 और aij सारे रियल नंबर्स है, और रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, अल्फा 1 into अल्फा 2 aij m क्रॉस n। अब उल्टा लगा दो, इसको बाहर लिख लो, क्या बन गई है, अल्फा 1 into अल्फा 2 into aij m क्रॉस n, और ये क्या बन गया आपके पास, अल्फा 1 into अल्फा 2 a। सो इट मींस आपके पास अल्फा 1 into अल्फा 2 into a किया तो अल्फा 1 into अल्फा 2 into a बन गया, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी तो ट्रू है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैट्रिक्स के अंदर जाके स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल एंट्रीज होने के कारण और स्केलर भी रियल होने के कारण तो सारा कुछ रियल का ही काम चल रहा है, रियल एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो दैट्स व्हाई ये वाली बात भी ठीक हो गई है, ठीक है। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज रह गई ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, ये आप प्रूव करना अपने आप, हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। इसको लिख के देखना, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके अभी के अभी लिख के देखना इसको, ठीक है। तो आप चेक करना ये भी दोनों ठीक होगी, तो हेंस यहां पे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं, दैट मींस कि दिस सेट V इज वेक्टर स्पेस ओवर R, और ऑपरेशन ये वाले जिसको हम यूजुअल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, दैट मींस अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आए मैट्रिक्स का और ऑपरेशन ना डिफाइन किया हो तो आपको यही वाले ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, यूजुअल ऑपरेशन। हां, अगर एग्जामिनर ने आपको अपने ऑपरेशन दिए हो तो पूरा क्वेश्चन फिर उसके अकॉर्डिंग रखना, समझ गए आपने। अगर m और n बराबर हो जाए तो आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, सेम प्रूफ चलेगा, करना इसको अपने आप, ठीक है। हां, अगर मैं यहां पे ओवर r की जगह ओवर c कर देता, बाकी सारी चीजें सेम रहती है, ऑपरेशन भी एडिशन कैसे होता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ऑपरेशन होता, तब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनने वाला था, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला था, क्योंकि दिक्कत आनी थी यहां पे दिक्कत इस वजह से आनी थी, जब आप ये वाला काम कर रहे होते तो अगर आप a कोई भी मैट्रिक्स V में से उठा रहे होते, अब आपका जो c होता वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आयटा भी आयटा इमेजिनरी आयता है, तो जब c into a करोगे तो c मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स की हर एंट्री रियल थी। अब अगर c इमेजिनरी हुआ तो वो c इमेजिनरी नंबर a के साथ मल्टीप्लाई होके रियल ना बनाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 में अगर मैं बात करूं तो रियल एंट्रीज के साथ है, तो अगर मैं इसके साथ आयटा मल्टीप्लाई कर देता देन यू विल गेट आयटा 0 0 आयटा, अब तो ये आपका b में जाता ना अगर आपका रियल एंट्रीज वाला होता, तो समझ लो इसमें बेसिकली जो फील्ड वाला सेट है वो यहां के एंट्री से बड़े वाला सेट हो गया, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था, जब r² ओवर r था तब वो वेक्टर स्पेस बन गया था, बट अगर r² ओवर c लिया तो नहीं बन पा रहा था। तो एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है आपको कि जो फील्ड वाला सेट है, फील्ड वाली एंट्रीज हैं, जो वेक्टर वाली एंट्रीज ले लो उससे तो छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तब आप वेक्टर स्पेस बोल सकते हो, बट फिर भी आपको बाकी सारी बातें तो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं एक और एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है फंक्शन से रिलेटेड, वो समझते हैं, वो भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उसमें होगी फंक्शंस। सो वो सेट है V functions, collection of all function
फ्रॉम अ सेट टू रियल नंबर ओवर आर। ये एस कोई और नहीं, वेयर एस इज नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है ये, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एस टू रियल, मतलब इसमें जो भी फंक्शन आपको दिखाई देगा उसका डोमेन एस है, कोडोमेन रियल नंबर है। तो आपको ये दिखाने की क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब ऑपरेशन चाहिए आपको। अब फंक्शन का ऑपरेशन क्या होगा, फंक्शन के केस में ऑपरेशन क्या होंगे, यूजुअल ऑपरेशन, कि बाय चांस अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए और ऑपरेशन मेंशन नहीं करेगा तो आप उस वक्त यूजुअल ऑपरेशन क्या लेके चलोगे, वो क्या रहेंगे कि जब भी आपको दो फंक्शन जोड़ने हैं, जब भी आप एक काम कीजिए, एफ और जी लेके चलिए, कोई भी दो फंक्शन अगर आपको जोड़ने हैं एफ और जी, तो वो जुड़ेंगे पॉइंट वाइज, दैट इज एफ एस प्लस जी एस फॉर एवरी एस बिलोंग टू एस, जिसमें जो एफ और जी है वो एलिमेंट वी के हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा कि कोई भी स्केलर अगर एफ के साथ ऑपरेट हो रहा है तो वो भी पॉइंट वाइज, दैट इज सी इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है, फॉर एवरी एस बिलोंग टू एस एंड फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर हमारा क्या है, रियल नंबर। तो आपको ये दिखाना है कि अंडर दीज ऑपरेशन, ये यूजुअल ऑपरेशन ऑफ फंक्शन के केस में, अंडर दीज ऑपरेशन दिस v इज वेक्टर स्पेस ओवर r। तो शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत करने के लिए भाई आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा आपका, क्लोजर। क्लोजर मतलब अगर आप यहां से कोई भी दो एलिमेंट पकड़ते हो तो उसका सम इसी में आना चाहिए। सो एक काम करते हैं, लेट f1 एंड f2 बिलोंग्स टू v। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो फ्रॉम s टू r है, ठीक है। जो आपका f1 फंक्शन है वो भी s टू r है और f2 फंक्शन भी s टू r। अब हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का एडिशन भी v में जाएगा नहीं जाएगा, तो f1 प्लस f2 दिखाना बस हमें कि v में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि दो फंक्शन है, जोड़ोगे फंक्शन आएगा तो ठीक है, v में बिलोंग करेगा। ये जवाब गलत है। आपको क्या पता क्या जो फंक्शन बना रहे हो f1 प्लस f2 क्या उसकी डोमेन s और कोडोमेन रियल है, क्योंकि यहां तो साफ साफ लिखा हो कि इसमें वो फंक्शन बने जिसकी डोमेन s है और कोडोमेन रियल है। आपको तभी तो पता चलेगा कि वो फंक्शन इसी कलेक्शन में है, तभी तो आपको पता चलेगा। यही तो आपको मेन काम शो करना है। तो उसके लिए क्या करोगे कि जो ये नया फंक्शन बना है चेक करो कि जब हम इसमें डोमेन s के एलिमेंट्स की डालेंगे या डोमेन s रखेंगे तो आउटपुट रियल आनी चाहिए। अगर ये गलत आ रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन इस कलेक्शन में नहीं है। तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप, कोई डोमेन का एलिमेंट डाल के देखोगे आर्बिट्रेरी, और हमें पता है ये ऐड कैसे होता है, पॉइंट वाइज हमने डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग हो जाएंगे। नाउ सिंस both f1 and f2 are the elements of v, तो if they both are the elements of v, that means जब f1 के ऊपर कोई s का एलिमेंट लगेगा तो वो रियल नंबर में चला जाएगा, और सिमिलरली f2 के ऊपर कोई s का एलिमेंट लगेगा तो वो रियल नंबर में चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमें दिए हुए कि v के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर, व्हिच मींस आप इसको ऐसे लिखोगे इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिकॉज़ f1s बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f2s बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने f1 प्लस f2 के ऊपर s का एलिमेंट लगाया और वो रियल में चला गया, इट मींस ये भी अब v का एलिमेंट हो चुका है। तो दैट मींस नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सीधा नहीं बोल देना कि दो फंक्शन है, सम किया तो फंक्शन बन गया, ठीक है v में चला गया, वो गलत बात है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे आप कि तीन फंक्शन हो गए f1, f2 और f3, इसमें आपने प्लस किया तो आपको ये शो करना कि ब्रैकेट्स में इधर लेकर आ सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डोमेन का एलिमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डोमेन का एलिमेंट जब लगाओगे तो कैसा दिखाई देगा, पहले ये s इसके साथ लगेगा फिर इसके साथ लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये f1 ऑफ s प्लस f2 प्लस f3s,
ठीक है, क्योंकि इसके लिए पहले ये एक फंक्शन है, फिर ये फंक्शन, पहले इसके ऊपर ऐसे लगेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे लगेगा। अब s इसके अंदर लग जाएगा, तो जब f इसके अंदर s इसके अंदर जाएगा तो f1s प्लस f2s प्लस f3s ये बन गया। ठीक है, अब क्योंकि f1s f2s और f3s तो रियल नंबर बन गए, क्योंकि कोई भी फंक्शन यहां से हम पिक करते हैं, बिकॉज f1 f2 f3 आर द एलिमेंट्स ऑफ v, तो कोई भी एलिमेंट्स हम यहां से पिक करते हैं तो s का एलिमेंट लगने के बाद वो रियल नंबर में जाते हैं। नाउ दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, f1s प्लस f2s प्लस f3s, ये लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब इसको वापस उल्टे स्टेप्स कर दो। ठीक है, तो उल्टे स्टेप्स के साथ करोगे तो क्या बनने वाला है, ये f1 प्लस f2s प्लस f3s, फिर इसको क्या लिख दोगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 के ऊपर ऐसे करें, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल s बिलोंग टू s, इट इज ट्रू फॉर एवरी s बिलोंग टू s। इसका मतलब क्या हुआ कि f1 प्लस f2 प्लस f3 किया तो उसको f1 प्लस f2 प्लस f3 किया, दैट मींस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। समझ गए आप? ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी के लिए मैं ये रब कर देता हूं यहां से कि किसी भी फंक्शन को किस में जोड़ें कि आंसर आपका वापस वही बन जाए, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होगी इसके केस में, फंक्शन के केस में, कि फंक्शन में हम ऐसा क्या जोड़ें कि आपका वापस वही फंक्शन आ जाए, वो होगा देयर एग्जिस्ट जीरो फंक्शन इन V, और जीरो फंक्शन का काम क्या होता है, दैट इज जीरो फंक्शन s के किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगे तो वो जीरो बना दे। ये O है, ये जीरो है, स्मॉल सी, फॉर एवरी s बिलोंग टू कैपिटल S, और ये फंक्शन पक्का इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम S टू R। तो क्योंकि एक फंक्शन ऐसा भी होगा तो जो सारे एलिमेंट को जीरो पे मैप करेगा, क्योंकि रियल नंबर में जीरो पड़ी है। सोचो अगर यहाँ जीरो ना पड़ी होती तो ये फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकता था, फिर आइडेंटिटी ना आती तो फिर आपके पास वेक्टर स्पेस ना बन पाता। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पे रियल नंबर लेने का एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है रियल नंबर यहाँ पे। तो जीरो फंक्शन यहाँ पे है। अब कोई भी फंक्शन ले लो, फॉर एवरी f बिलोंग्स टू v वी हैव f प्लस जीरो कर लो, वापस f ही आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि जब आप कोई भी एलिमेंट यहां पे लगाओगे तो क्या बनने वाला है, f ऑफ s प्लस जीरो ऑफ s। अब जीरो ऑफ s तो क्या है, जीरो, तो जीरो कुछ भी जोड़ोगे किसी भी रियल नंबर में वापस f ऑफ s ही तो आना है वो, फॉर एवरी s बिलोंग टू s। तो सिमिलरली f प्लस जीरो इज f, सिमिलरली जीरो प्लस f करोगे वो भी f आना है। तो अल्टीमेटली वी गेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज वी कैन राइट इट एज जीरो प्लस f ऑफ s फॉर एवरी s बिलोंग टू s, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, जीरो ऑफ s प्लस f ऑफ s, ठीक है, और विच इज इक्वल टू जीरो प्लस f ऑफ s। और ये दोनों बराबर और ये बराबर किसके हैं, f ऑफ s के। इसका मतलब यहां से पता चलेगा कि आपने जीरो प्लस f कर लो या f प्लस जीरो कर लो, आंसर आपका f ही आने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f। इसका मतलब आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है। ठीक है, ओके। अब बात आती है इनवर्स की, दैट इज एडिटिव इनवर्स की। फंक्शन में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, वो भी है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करोगे, अब आप इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर एवरी f बिलोंग्स टू v we have minus f belongs to v, because if f belongs to v it implies f of s belongs to real number for every s belongs to s। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा आपको, और क्योंकि f of s रियल नंबर में और हर रियल नंबर का नेगेटिव भी आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब माइनस f of s also belongs to real number for every s belong to s। तो बस इसी का ही नाम फंक्शन बना दिया हमने, माइनस ऑफ f, इसी को बना दो तो यही माइनस f होगा, बस सच दैट f को हम माइनस f में जोड़ेंगे या माइनस f को f में जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है,
जीरो फंक्शन, इट इज इक्वल टू जीरो फंक्शन। हेंस प्रूव कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स भी पक्का है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्यूटेटिव की। अब कॉम्यूटेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दो फंक्शन लेने पड़ेंगे और उसका सम देखना पड़ेगा कि वापस उसको इंटरचेंज करने पे कोई फर्क ना पड़े। तो ठीक है, हम ये शो कर देते हैं कि f प्लस जी, एस के हर एक एलिमेंट के जब ऑपरेट करेंगे तो g प्लस f के बराबर ही आएगा। तो ठीक है, लगाते हैं, पॉइंट वाइज एडिशन होती है, तो f ऑफ s प्लस g ऑफ s। अब ये f ऑफ s और g ऑफ s रियल नंबर है, रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसको लिख सकते हैं g ऑफ s प्लस f ऑफ s which is equal to g plus f for every s belong to s। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि f plus is equal to g plus s, hence commutative law holds। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये v जो है वो अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया है। तो होप्स आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं f फील्ड, वो तो मैंने f के लिए रियल नंबर, वो तो फील्ड होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि f को जब हम v के साथ ऑपरेट करें, v को f के साथ ऑपरेट करें तो आपका आंसर v में ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि v को f के साथ ऑपरेट करें तो आपका आंसर v में आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि f को v के साथ ऑपरेट करें, आंसर आपका v में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मर्जी बोल दो। तो क्या करोगे, लेट f बिलोंग्स टू v एंड c बिलोंग। ठीक है, तो हमें शो करना है कि कोई भी स्केलर को f के साथ ऑपरेट करे तो जो भी आंसर आना चाहिए वो v में आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि c और इनटू f करने पे v में आना चाहिए। टू शो बिलोंग्स टू v, उसके लिए मुझे सिर्फ इतना शो करना पड़ेगा कि जब मैं इस फंक्शन के ऊपर डोमेन का एलिमेंट s का डालूं, जो मेरा डोमेन s है, तो वो रियल नंबर में आ जाना चाहिए। दैट इज वी हैव टू शो कि c ऑफ f s करने पे रियल नंबर में चला जाए, तभी आगे प्रूव हो गई। तो करते हैं, ठीक है, तो c ऑफ f ऑफ s डालते हैं और मुझे पता है ऑपरेट कैसे होता है, c into f of s ऐसे ऑपरेट होता है। सिंस f belongs to v तो f of s belongs to real number, since f belongs to v it implies f of s belongs to real number, और c भी तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, c into f of s भी तो क्या होगा, रियल नंबर में ही जाएगा। यही तो मुझे शो करना था, तो ये रियल नंबर में चला गया, इसका मतलब मैंने c into f के ऊपर कोई भी डोमेन का एलिमेंट लगाया वो रियल नंबर में चला गया। तो हेंस प्रूव्ड कि c into f भी आपका v में होगा फॉर एवरी f belongs to v एंड c belongs to real number। हेंस प्रूव्ड कि हमारा तीसरा पॉइंट भी ठीक हो गया, v को f से ऑपरेट करने पे आपका आंसर v में जा रहा है। ठीक है, अब आगे रह गई ये प्रॉपर्टीज, ये प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी देखो क्या कहना चाह रहे हैं, v1 plus v2 को जब हम अल्फा से ऑपरेट करें तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो देख लेते हैं, अब हमारा v1 v2 यहां पे फंक्शन है, तो f1 plus f2 into अल्फा, आप ये अल्फा आगे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, into अल्फा आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे लिख लेता हूं अल्फा, तो हमें ये शो करना कि अल्फा f1 plus अल्फा f2। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि हम किसी पॉइंट पे लगाने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, अभी लगेगा कैसे, अल्फा ऑफ f1 प्लस f2s। ठीक है, एडिशन कैसे होती है इनकी, अल्फा इंटू, ये इंटू चल रहा है, ठीक है, मैंने इसको डॉट के रूप में लिख दिया, क्या बन गया ये f1s प्लस f2s। ठीक है, अब स्केलर आगे अंदर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्फा भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करती है, ये अंदर चला जाएगा, f1s प्लस अल्फा ऑफ f2s। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ f1 s के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और अल्फा इनटू f2 s के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा f1 प्लस अल्फा f2 s के ऊपर ऑपरेट। तो ध्यान से देखो, अल्फा इंटू, आप इसको इंटू को डॉट लिख लो, ठीक है, इंटू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू f1 प्लस f2 इज इक्वल टू अल्फा f1 प्लस अल्फा f2 फॉर एवरी s बिलोंग्स टू s। तो हेंस प्रूव्ड कि आपका पहला पॉइंट ठीक हो गया। ऐसे ही आप दूसरा और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट भी करना, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज हो रहा हूं, बिल्कुल सेम तरीके से करना, बस इस ऑपरेशन को ध्यान में रखना, एडिशन ऐसे सॉल्व होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से सॉल्व होगा। करना अभी के अभी करना, वीडियो को पॉज करके करो, आपका हो जाएगा बहुत आसानी से। तो चेक करना, ये तीनों के तीनों आपके जो हैं
पॉइंट होल्ड कर जाएंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो आपका V सेट है ये आपका वेक्टर स्पेस बन जाएगा। सो दिस V इज वेक्टर स्पेस ओवर R। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। सो होप सो आपको ये जो हमने इस वीडियो में 3 एग्जांपल सीखी हैं, पहली R² ओवर R, अच्छा R² ओवर R वेक्टर स्पेस है तो इन जनरल Rn ओवर R भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। बस जहां पे आपने 2 टपल लिए थे वहां Rn n टपल वाला लेना, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही रखना, वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा अंडर यूजर रोटेशन। फिर हमने मैट्रिक्स वाला किया था m क्रॉस n मैट्रिसेस वाला, वो भी वैसे सेम चलेगा, ठीक है। और तीसरा ये हमने किया था कलेक्शन ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू द रियल नंबर ओवर R। अच्छा सिमिलरली अगर यहां पे मैं ओवर C कर देता तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनने वाला था, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनने वाला था। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, क्यों नहीं बनने वाला था इसको सोचना, रीजन वैसा सही रहेगा जैसे हमने पहली दोनों एग्जांपल में किया था। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूं, ठीक है। तो ओवर R होता तो ही बन जाता, ठीक है। तो होप सो आपको यहां तक तो समझ लग गया होगा। अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बातें और वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। तो वो हम करते हैं। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, इससे और भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब मैंने क्या किया, फील्ड कोई माना, वो तो मेरा f है। अब मैंने v को भी f मान लिया, मतलब अब मेरा v और f सेम सेट है। सिंस f इज अ फील्ड, तो फील्ड की डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें सबसे पहले वो अंडर एडिशन बिलिंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब ये बात तो प्रूव होएगी ना कि इफ सिंस f इज अ फील्ड, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फील्ड वी नो f प्लस इज ए बिलियन ग्रुप। पक्का ये बिलियन ग्रुप तो बन ही जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो v प्लस है वो बिलियन ग्रुप बन गया, हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, फील्ड, वो तो मैंने लेके चल रहा हूं मैं, f इज अ फील्ड, तो वो भी बात ठीक हो गई। अब तीसरा पॉइंट कि v को f से ऑपरेट करे तो आंसर आपका v में आना चाहिए, ठीक है। सिंपली ऑपरेट करना है, ठीक है। अब v जो है वो f ही तो है, मतलब f को f से ऑपरेट करना है, f में आना चाहिए। यस, जो फील्ड होती है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड ही होता है। ये बेसिकली आप जो ऑपरेशन लेके चलोगे वही ऑपरेशन लेना जो फील्ड के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, वही ऑपरेशन लेके चलना। तो दैट मींस फील्ड को फील्ड से ऑपरेट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, फील्ड में तो जाएगा, बिकॉज़ फील्ड इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई? तो हमारा तीसरा पॉइंट भी ठीक हो गया। अब आगे चौथे पॉइंट के ऊपर। अब चौथे पॉइंट में आपको सामने 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखो, v1 plus v2 into alpha is equal to v1 into alpha plus v2 into alpha, since v is equal to f। अब v के एलिमेंट्स वही हैं जो f के एलिमेंट्स हैं, तो v1 v2 बेसिकली स्केलर्स की तरह काम करने वाले हैं। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 मान लो इनटू अल्फा। तो हमें पता है ना फील्ड जो होती है वो रिंग होती है, और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा दिखाई देने वाला है, क्योंकि वो भी एक ही सेट के अंदर काम हो रहा है जो कि फील्ड है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को भी देखोगे, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा रहा है जो कि ट्रू होता है फील्ड के अंदर। और रह गया ये अल्फा 1 into अल्फा 2 into v। अब v भी वही है जो स्केलर है, f का एलिमेंट, तो ये अब आपको एसोसिएटिव लॉ दिखाई देगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो कि ट्रू होता है। और 1 into v is equal to v, क्योंकि v फील्ड का ही एलिमेंट है और 1 फील्ड का एलिमेंट है, तो 1 into किसी भी फील्ड को करोगे तो वापस वही सेम एलिमेंट आएगा, जो कि फील्ड के अंदर हमेशा ट्रू होता ही होता है। दैट मींस ये चारों प्रॉपर्टीज अपने आप ट्रू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फील्ड, और फील्ड में सारी बातें ट्रू होती है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और 1 into f है, 1 into एनी एलिमेंट इज इक्वल टू सेम एलिमेंट। तो सारी बातें ट्रू हो जाए, दैट मींस ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि फील्ड ओवर इटसेल्फ, फील्ड जो सेम फील्ड ले लो, इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। फील्ड ओवर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि R ओवर R इज वेक्टर स्पेस, प्रोवाइडेड ये फील्ड होना चाहिए, और हमें पता ही फील्ड होती है। Q ओवर Q इज वेक्टर स्पेस, एंड C over C is not a vector space, is a vector space, sorry, is a vector space, ठीक है। and moreover यहां पे V अगर मैं सपोज एक K सेट मान लो, F है, where F is field and K is also a field, but ऐसी फील्ड है
जो f को कंटेन कर रही हो, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि f इज अ सब फील्ड ऑफ k। अब ये सब फील्ड का क्या मतलब हुआ कि एक फील्ड के अंदर ही एक फील्ड, तो उसे हम सब फील्ड बोलते हैं। जैसे आगे हम सब स्पेस पढ़ेंगे कि एक वेक्टर स्पेस के अंदर उसका सबसेट वेक्टर स्पेस पढ़ा तो उसे हम सब स्पेस बोलेंगे। सिमिलरली अगर एक कोई फील्ड है और उसका कोई सबसेट भी फील्ड है तो उसे हम सब फील्ड बोलते हैं उस बड़ी फील्ड का। जैसे C फील्ड है और R भी फील्ड है और R C का सबसेट है, तो मैं बोल सकता हूं कि R इज सब फील्ड ऑफ C। तो मैंने क्या किया, F को तो फील्ड मान के चला F, पर मैंने V को एक ऐसा सेट K नाम दिया और K फील्ड है जिसमें F कंटेन कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना F K का सब फील्ड है। तो चेक करना ये भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, क्योंकि ये फील्ड है तो आपके पास ये अंडर एडिशन बिलिंग ग्रुप होगा, यहाँ पे K फील्ड है तो अंडर एडिशन बिलिंग ग्रुप होगा। ये तो फील्ड है ही, मैं मान के चल रहा हूं F इज अ फील्ड। और अब ये वाली बात भी ठीक होने वाली, V into F को करोगे V में जाएगा, क्यों? क्योंकि V हमारा है K। और जब आप कोई भी K का एलिमेंट F के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, क्योंकि मुझे पता है F जाके K में तो जाना है, तो अल्टीमेटली यहाँ का एलिमेंट K का ही एलिमेंट है, तो K का एलिमेंट K के साथ ऑपरेट होगा तो K में तो जाने वाला है, तो ये बात भी ठीक हो गई है। और रह गई बात यहाँ पे, अब ये वाली बातें अपने आप ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा और ये सारे एलिमेंट तो फील्ड के जो कि K में भी दिखाई देंगे, बिकॉज़ F इज अ सबसेट ऑफ K, और V1 V2 V जो है वो भी K के एलिमेंट है, तो फिर तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ जैसे दिखाई देना है, जो कि हमेशा ट्रू, क्योंकि K इज अ फील्ड, तो वो भी होगा। इसका मतलब क्या पता चला, इफ K इज अ फील्ड एंड F इज the subfield of K, then K over F is always a vector space, जिसको आप ये बोल सकते हो field over its subfield is always a vector space। तो इससे यहां से ये पता चला R over Q is a vector space, और ऑपरेशन वही होंगे जो फील्ड वाले ऑपरेशन यूज होंगे यहाँ पे। C over Q is a vector space, क्योंकि ये V है और ये इसकी सबफील्ड है। ऐसे ही आप ये बोल सकते हो C over R is वेक्टर स्पेस, समझ रहे आपने? एंड बट आप ये नहीं बोल सकते कि R over C इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो C है वो F का काम कर रहा है, R है वो V का काम कर रहा है। इसमें दिक्कत ये होने वाली है कि जब V क्रॉस F करोगे तो V में नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा V काम कर रहा है R और F काम कर रहा है C, तो रियल को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल में थोड़ी आने वाला है, कॉम्प्लेक्स में जाएगा ये। तो जैसे मैं यहाँ पे आयटा ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई ले लेता हूँ नंबर 2, मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है 2 आयटा, 2 आयटा तो रियल है ही नहीं एलिमेंट, तो इससे गड़बड़ होगी ना। तो कहने का मतलब जो F वाला सेट है वो K से छोटा हो तो फायदा रहेगा, समझ रहे आपके? तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनने वाला। सिमिलरली Q ओवर R को देखोगे वो भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, समझ रहे आपके? तो होप सो आपको ये सारी एग्जांपल्स जो हमने इस वीडियो में सीखी हैं बहुत आसानी से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो होप सो जितना भी हमने इस वीडियो में सीखा, जितनी एग्जांपल्स की आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसको लिख लिख के देखना तभी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आपको सब्जेक्टिव पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, तो इसको पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको। तो होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।